बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, पंजाब में इंतखाबात के लिए दी गई नज़रसानी दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए गए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात अवामी मफाद में है। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज अदालत के सामने पेश हुए। पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों से ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। इसके अलावा शीरी मज़ारी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया है और खान साहब ने कहा है कि ये उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे और क्या मुस्तक़बिल में आप मज़ीद मुश्किलात देख रहे हैं खान साहब के लिए? खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स हैं आने वाले दिनों में, और खान साहब मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है कि खान साहब इसमें कादिर ट्रस्ट वगैरह और ये सारे मामला, लेकिन ये भी हो सकता है कि खान साहब जो है वो मिलिट्री कोर्ट को फेस करें, और ये आहिस्ता आहिस्ता या बहुत तेज़ी के साथ मामला सामने आएंगे तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ है 9 तारीख को। अभी तो उछल कूद लगी हुई है और लोग परेशान भी हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या हुआ 9 तारीख को, 9 मई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई अंदर के लोग थे, कोई बाहर के लोग थे, कोई दाएं के थे, बाएं के थे, कोई पीटीआई के ही थे या पीटीआई से हट के भी थे। ये सवाल लोगों के जहनों में है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जवाब बहुत तेज़ी के साथ आएगा और इसका जवाब आना ज़रूरी है। और मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इसका जवाब आएगा और प्रॉपर इसके ये लोगों के जहन में क्लियर होगा। और उसकी वजह ये है कि मतलब बस बाज़ बातें ऐसी हैं जो बहुत हसास होती हैं, लेकिन ये कि हसास बातें भी जो है वो कहनी पड़ती हैं और कही जाती हैं, और उस खान साहब उस पर ख़ुद जवाब देंगे कि ये क्या बात, ये क्या था मामला। ये जो बात है ना, ये बड़ी सतही सी बात है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग तो देखें, अब मैं बात करता हूँ उन पे, शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनसे तो पीटीआई में आने से पहले भी उनसे एक एहतराम का ताल्लुक़ था, हमेशा रहेगा। और वो उन्होंने वो चंद लोगों में से जो किंग्स कॉलेज से डॉक्टरेट की हुई है डिफेंस स्टडीज़ में और सिक्योरिटी स्टडीज़ में, इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, ज़बरदस्त खातून है। और ये जो है मतलब मुख्तलिफ शख्सियात से मुख्तलिफ हवालों से ताल्लुक़ रहेगा और रहेगा। मतलब मैं ये मैं इनको उन लोगों में नहीं समझता। हाँ, ये लोग, ये था, ये यकीनन शीरी मज़ारी साहिबा के मुशर्रफ साहब के साथ थी, ठीक है। उस दौर में ये मिनिस्ट्री ऑफ, इनसे मेरी पहली जो मुलाकात हुई थी तो वो मेरे ख्याल से 2006 में या 5 में हुई थी, जब फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई फंक्शन था तो मैं बाहर से यहाँ आया हुआ था, तो मुझे अटेंड किया था। मैं उमूमन जाता नहीं हूँ, लेकिन वो उस दिन कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसमें मुझे जाना पड़ा था, तो वहाँ पर जो है वो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। फिर ये इन्होंने अखबार की भी एडिटर रही, फिर लिखती भी रही, फिर कॉल, मतलब एक इनकी एक शख्सियत जो है ये बड़ी इंटेलेक्चुअल और बड़ी ज़बरदस्त फैमिली। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब से ताल्लुक़ पहले से रहा, पीपल्स पार्टी में जब थे तब से रहा, और फिर उसके बाद पीटीआई में आ गए। तो मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ हवालों से, कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो यानी जब ये मुशर्रफ साहब गए तो उनको नहीं समझ में आया, वो नहीं जा सकते थे मुस्लिम लीग नून में, या वो पीपल्स पार्टी में तो चले गए लोग, कुछ मेरे ख्याल से गए यकीनन, लेकिन बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं। फवाद चौधरी साहब गए, बाकी कुछ लोग शायद गए हों, लेकिन ये अपना परवेज़ इलाही साहब और ये सारी शख्सियात। तो लेकिन ये है कि बहरहाल नई लीडरशिप आई और नए लीडर्स में से कुछ बड़े अच्छे, मैं मतलब वो अगर शायद छोड़ें शायद ना छोड़ें, हमाद अज़हर हैं जैसे, या मुराद सईद को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा उसमें। मुराद सईद साहब कुछ वजाहतें हैं जो उनको आके देनी है और उनको चाहिए कि वो दें आके, लेकिन हमाद अज़हर हुए और फ़ारूक हबीब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े यूथ में से निकल के आए सामने। और इसमें
और भी हैं, मैं नाम या मिस कर जाऊँ किसी का तो मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत से लोग, बहुत सारी यूथ है और लोग साथ रहेंगे खान साहब के। और खान साहब का मैं इस बात को भी नहीं मानता कि ये कोई प्रोजेक्ट था प्रॉपर। हाँ, एक सोच ऐसी ज़रूर थी कहीं और सबके थी, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था। मतलब खान साहब 2011 के बाद शायद इनको सपोर्ट मिली ज़्यादा, और बिल्कुल मिली। और ये सबकी नॉलेज में है, ये नवाज शरीफ साहब की नॉलेज में भी है, नवाज शरीफ साहब ने फैसिलिटेट, जरदारी साहब की नॉलेज में भी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। ठीक है ना, ये भी तो बात है ना, क्योंकि अगर 2011 में जलसा हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था ना कि आप फैसिलिटेट करें पंजाब में, तो हम भी थे वहीं पे। तो बहरहाल कोई हल्ला गुल्ला, कोई हंगामा नहीं हुआ। इसी तरह कराची में जलसे हुए बाकी तो, लेकिन उन जलसों में लोग आए। मतलब लोग तो इस्टेब्लिशमेंट डब्बों में भर के नहीं ला सकती ना, एक धक्का जरूर मिला कि आप जरा इस आइडिया को फ्लोट करें। हाँ, वो जो इब्नुल वक्त टोला था वो सारा कूदा, ठीक है, और वो इलेक्टेबल फिर 2018 के उससे पहले और वो सारे। लेकिन एक ये कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक सोच, लोगों में ये सोच मौजूद थी, जिसको ये कहा जाए ना कि लोग बेजार थे कि यार ये पार्टियां जो हैं, इन पार्टियों में तो जमहूरियत है ही नहीं। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो है वो एक पार्टी के शख्सियत को खुश कर दें या उनके बच्चों को खुश कर दें तो बस वो वापस आपको उदा मिल गया। तो ये बात जो थी मरूसी सियासत वाली बात जो है वो, और इसको ये ख़त्म हो गई है। जब पीपल्स पार्टी आ रही थी यहाँ पर पावर में, तो ये बड़ा एक इशू उठा हुआ था इमरान खान साहब के हवाले से। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने पे सबसे ज़्यादा जो लॉबी अगर किसी शख्स ने की है इंडिविजुअल, एक तो बेनज़ीर साहबा खुद बड़ी करिज्मेटिक थी, और लेकिन ये कि जो बाहर उनकी लॉबी सबसे ज़्यादा किसी ने, वो क्रेडिट हुसैन हक्कानी साहब को जाता है। तो हुसैन हक्कानी साहब का उस वक्त बड़ा एक ज़बरदस्त, उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब ने एक तो ये कि नवाज शरीफ चूँकि कंपटीशन में थे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डाल दिया ये तालिबान के खाते में। वो इमरान खान नहीं उठे हुए थे तो नवाज शरीफ तालिबान के खाते में, बड़ी बड़ी सक्सेसफुल उन्होंने लॉबी या उनकी जो जो अंदाज है कन्विंस करने का। और दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस बात पे कन्विंस किया कि भाई जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है इसमें डायनेस्टीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी यहाँ पर ऐसा है कि जी गांधी फैमिली, ये प्रॉपर मेरी हुसैन हक्कानी साहब से बाकायदा इस पर डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे कहा कि देखा साउथ एशिया में नहीं है क्या ये गांधी डायनेस्टी नहीं है क्या, नेहरू डायनेस्टी और ये सारे वहाँ पे हैं। तो वो जाहिर है कि उस वक्त तो ये बात अपील भी करती थी पूरी दुनिया में कि है तो सही ना। और बेनज़ीर भुट्टो साहब एक अपनी पर्सनैलिटी भी थी, भुट्टो साहब से हट के उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी थी। बहरहाल अब इशू ये सारा कि अब आगे चलते हैं, नजर सिस्टम गिर गया। जब गिरा तो गिरता हुआ नजर आया लोगों को, लेकिन क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसकी वजूहत जब आएंगी सामने तो बड़ी तल्ख होंगी, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं गिरा। ये बदकिस्मती से 9 तारीख को बहुत कुछ होने जा रहा था। 9 तारीख को कुछ ऐसा होने जा रहा था जो मैं बयान करने की यहाँ पे सकत नहीं रखता, लेकिन वो बयान वो खुद ब खुद सामने आएगा या बस वो आ जाएगा सामने, ठीक है। और बस कुछ ऐसा था कि जो मेरा ख्याल है कि जिसके बाद ये कोर्ट्स वगैरह बनी और मिलिट्री कोर्ट्स बनी और ट्रायल उसमें होने जा रहे हैं। और ये कोई कहानी जो है ये बिल्कुल है, ये अपनी जगह, ये कि इसको मैं कहानी नहीं कह रहा कि और लोग शामिल हो गए बीच में, और लोग शामिल हुए यकीनन, लेकिन प्लान जो था वो बहुत बहुत खूनी प्लान था। सही। और वो प्लान सिर्फ ये नहीं था कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाई जाए, उससे आगे की था। मैंने कहा यहाँ पर मैं बात नहीं करना चाह रहा और मैं सकत नहीं रखता, ये 2-4 दिनों में कहानी खुद सामने आ जाएगी कि 9 तारीख को क्या होने जा रहा था। खान साहब की कितनी नॉलेज में था, कितने नहीं था, ये देखना है अब। अच्छा, इसी तरह फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो जाहिर है एक बड़े शोला बयान मुकर्रर, आप मतलब है कि मिडिल क्लास से आए हैं और वर्कर टाइप बंदा है, और ज़रा ये कहना चाहिए कि अल्लाह रसूल वाला उनका स्टाइल है। बात करने में कभी कभी वो तलखी कर जाते हैं, उनकी हो जाती है, लेकिन बहरहाल ये लोग ऐसे हैं जिनके साथ एक ताल्लुक रहा और रहेगा और रहना चाहिए, चाहे वो पार्टियों में हो या ना हो ये वक्त। लेकिन असल इशू जो है मैं उस पर जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आज जो मिस हो गई है, उस पर मैंने बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, और उनका परेशान होने का हक भी बनता है, और वो परेशान है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो ये 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, ये सारी फॉग क्लियर हो जाएगी कि क्या होने जा रहा था। 2-4 दिन पहले मैंने जिक्र किया था, और 28 तारीख को
तैयब एर्दोगन दोबारा मुंतखब हो रहे हैं। और तैयब एर्दोगन जो हैं उन्होंने जॉन बोल्टन को जिम्मेदार करार दिया था 2016 की नाकाम बगावत का, ठीक है, जो कि फतह गुलन के थ्रू हो रही थी। बस मैं यहां रुकता हूं, ठीक है, जिसमें हर तबके के लोग शामिल करके और जो नाकाम हो गई थी। और उसके बाद फिर वहां पे अदालतें लगी थी, क्या हुआ था वो फिर एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन तैयब एर्दोगन जो हैं वो आप देखेंगे जो 3rd नंबर पे उनके यहाँ पर उनके सिनोन ओगान हैं, उन्होंने चूंकि इंडोर्स कर दी है तैयब एर्दोगन को, तो 28 तारीख को तकरीबन और ये तैयब एर्दोगन जो हैं ये अब उसके बाद यानी ये एक अब देखें ना पूरा नया ऑर्डर एक तरतीब दिया जा चुका है पूरा। अच्छा, ये जो चीज थी आप पसंद करें या इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, हर शख्स के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं। मतलब हम तो बात देखें ना, मतलब है कि कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात होती है तो बात हम कभी मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी इस प्रोग्राम में कभी आज तक कोई इंडिया के ऊपर बात की हो तो मैंने ये कहा हो कि जी कांग्रेस वहां पे ये करती है, तो हाँ बीजेपी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है कि आज के नतीजे में नफरत फैलेगी, ठीक है ना। लेकिन उसको मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं कहूँगी जी कांग्रेस के अंदर बड़े कोई वहां पर, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन इशू ये है कि एक जो वहां पर उनके प्राइम नरेंद्र मोदी जो हैं, चाहे आप उसको ताने दें, बुरा कहें, जो भी कहें, लेकिन वो बंदा जो है वो उसको ताने देते रहे, बुरा भला कोसते रहे। एक चाय वाला बंदा, अब एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहां पर, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें तो एक ताना है ना कि एक चाय बनाने वाला, देखो क्या हैसियत क्या है इसकी। ऐसा ही कोई कल्चर शायद इंडिया में भी एग्जिस्ट करता होगा जैसे हमारे यहाँ करता है। तो चाय बनाने वाला जो है अच्छा था बुरा था, वो उसने गुजरात में जो कुछ किया वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गया ना। उसने एक जिसको कहना चाहिए कि डायनेस्टी की पॉलिटिक्स को चैलेंज तो किया और जीत गया। और अभी मुझे नहीं नजर आता, हाँ मकबूलियत हो सकता है ऊपर ज्यादा हो रही हो नरेंद्र मोदी की, लेकिन मुझे नहीं ये समझ आता कि शायद कोई कांग्रेस उनको हरा दे 2024 में, शायद हरा दे, लेकिन अभी तक गैप बहुत बड़ा है। एनीवे, तो ये इवॉल्व हो रही है दुनिया, अब इसमें वो नहीं है। अब देखिए ना बरतानिया के अंदर 1952 में मलका आई थी तो कुछ और माहौल था, अब एहतजाज हो रहा था कि कौन है भैया इतना पैसा क्यों यहाँ किंग चार्ल्स के ऊपर खर्च हो रहा है। तो मतलब दुनिया बदल रही है। अब इस दुनिया में जो है वो इमरान खान साहब के, मैं आज थोड़ा सा जरा अपनी दिल की भड़ास निकालता हूँ, खुल के ये चीजें जरा सामने आएंगी ना, हमें पता है और लोगों को भी इल्म है कि क्या हुआ, लेकिन वो खुल के, और मिलिट्री कोर्ट्स का मसला खान साहब ने उसको डिफेंड करना है। खान साहब ने क्यों मिलिट्री कोर्ट्स बनी है, जुल्म सितम की दास्तानें और ये और वो सारा ज्यादतियां, और ये सारी ज्यादतियां हुई हैं, इसको इन ज्यादतियों को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन असल कहानी क्या थी, क्या था जो 9 तारीख को होने जा रहा था, क्या था, मतलब व्हाट वाज द टारगेट। मतलब ये टारगेट था कि आग लगा दी जाए, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता, आग लगा दी जाती घरों को, ये इमारतों को, अच्छा फिर व्हाट नेक्स्ट। तो वो व्हाट नेक्स्ट से पहले चीजें रुक गई, तो बस मैं यहीं पर मैं भी रुक जाता हूं। अब इसमें जो है तो खान साहब के ऊपर भी बात करते हैं कि आगे क्या, ये इब्नुल वक्त लोग और ये दाएं बाएं कौन से हैं कौन से नहीं हैं, कौन से डर गए कौन से क्या हुए। लेकिन एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना, इसके ऊपर मुझे इंतजार है कि ये हमारे मोहतरम जो हमारी हुकूमत ये अरेंजमेंट बैठा है ये जरा आए और इसकी कुछ वजाहत करे। ये स्टोरी जो है ये उमर चीमा साहब की स्टोरी है, और मैं इसको स्टोरी को मैं पढ़ रहा हूं और सिर्फ इसके तेजी के साथ ही आज के जंग में और न्यूज में छपी हुई है। एक्सपैट पाकिस्तानियों के लिए जो मैसेज मेरा था, गुजारिश मेरी जो मैंने कल भी की थी कि यहाँ पे जो लोग हैं जो कारकुनान हैं और जो जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो हज़ारों की तादाद में पकड़े गए हैं, तो मैंने फिर चेक किया आज, अब ये बड़ी एक अजीब बात मुझे पता चली। मैंने आज चेक किया, कोई भी पीटीआई की तरफ से इसको तरदीद करना चाहे तो इसकी तरदीद कर दें, खान साहब खुद ट्वीट कर दें, कोई भी शख्स कर दे, लेकिन यह है कि पता ही चला कि जितने भी वकला हैं जिनसे मेरी बात हुई वो सारे इमरान खान साहब से फीस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे, मतलब वो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं।
मतलब मेरा ये गुमान था जो गलत था शायद, मेरा ये ख्याल था कि वो पीटीआई के में हैं शायद। तो मैंने आज पूछा मुख्तलिफ वकला से, बड़े नाम हैं, मैंने कहा जी आप जो हैं वो क्या पीटीआई में हैं या ये सारे जो आपके, कह रहे नहीं हम तो प्रोफेशनल लॉयर हैं, हमारी खिदमात इमरान खान साहब ने। तो मैंने कहा क्या आपको फीस देते हैं इमरान खान साहब? उन्होंने कहा फीस देते हैं। तो अब ये जो है वो, अब इसमें तो अच्छा, फिर उसमें पता ही चला, मैं नाम नहीं लूंगा, एक जनाब एक साहब ने तो इसमें अरबों रुपए बना लिए। एक वकील जो है उन्होंने अरबों रुपए बनाए हुए। मैं उनको समझता था कि वो पीटीआई के प्रॉपर वो ऐसी शख्सियत हैं कोई जो इस मरहले पे वो जाके कारकुनों वारकुनों के लिए उनकी मदद करेंगे। वो तो पता चला कि वो लॉयर्स फोरम, ये जो पता नहीं इंसाफ लॉयर फोरम में कुछ जरा साहब आए और मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो फ्री केस लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब कब से फीस लेते हैं। मतलब शॉकिंग। यानी देखें एतजाज एहसन साहब हैं, तो एतजाज एहसन साहब जो हैं वो बेनजीर भुट्टो साहबा से मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने फीस ली हो, ना मैंने सुना है कभी। और मैंने चेक भी किया पीपल्स पार्टी, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं पीपल्स पार्टी को, मतलब मैंने तो नहीं सुना कभी। और वो एक लॉयर हैं, वो गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट आने के बाद उनकी एक हम जैसे शख्सियत है, उसे लॉयर, मैं तो उनको वकील से बहुत बड़े जबरदस्त दानिशवर शख्सियत है। मसला यह है कि उन्होंने ये थोड़ी बेनजीर भुट्टो साहब जरा मुझे आप फीस दे दें मेरी आज की पेशी की, ऐसे थोड़ी होता है। वो बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा ये मेरी टीम है, उन्होंने चले कोई किसी को कोई अटॉर्नी जनरल बना दिया, वजीर बना दिया, नहीं बनाया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के वक्त में नवाज शरीफ साहब ने एक तो ख्वाजा हारिस साहब की लिया, प्रोफेशनल लॉयर हायर किया, उन्होंने टेका, लेकिन उसके बाकी लोग मैंने चेक किया, अशतर औसाफ अली साहब का, अकरम शेख साहब का, बाकी लोग जो उनके, तो पता चला कि वो फीस नहीं उन्होंने ली मियाँ साहब से कभी। मियाँ साहब ने खुद अगर कभी उनको ऑब्लाइज कर दिया कि किसी को अटॉर्नी जनरल या किसी को ऐसी जगह, फीस नहीं ली उनके लोगों ने। यहां मेरे ऊपर ये हौलनाक इंकशाफ हुआ है कि जनाब ये तो वकला तो चैम्बर उनकी फीस लेते रहे हैं। अब कौन से ऐसे वकला हैं जो इमरान खान साहब से हटके जाकर बाकी किसी शख्सियत के, देखें ना फवाद चौधरी साहब के भाई हैं फैजल चौधरी साहब, अब या तो वो अच्छा मैंने उनसे रब्ता नहीं किया, अजीब सा लगता है, उनसे पूछा है इन मरले पे, जाहिर है कि एक प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने नहीं पूछा। लेकिन उनके जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि फैसल चौधरी, मैं भी चुप हो गया, मैंने कहा वो भाई हैं हमारे फैसल चौधरी, मैं उनसे क्या पूछूं। लेकिन वो बाकी लॉयर ने कहा नहीं हमारा चैम्बर, हमें अगर पे होता है तो इनको भी पे होता होगा। मैंने कहा पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा उनके भाई हैं फवाद चौधरी, उसमें पार्टी में वो थोड़ी हैं। तो मसला ये कौन से लॉयर, फिर वकील कहाँ हैं, लॉयर्स फॉर्म क्या चीज़ है, अगर वो पैसे ही ले रहे हैं सारे लोग, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। तो इसमें अब या तो बाहर से जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी है वो बराह रास्त रब्ता करें 3-4 वकला से, जो इस वक्त मदद करना चाह रहे हैं पीटीआई के, बहुत बड़ा डायस्पोरा है, वो बराह करम वकला से रब्ता करें, डायरेक्टली कॉल करें अजहर सिद्दीक साहब को, डायरेक्ट कॉल करें बाबर रहमान साहब को, डायरेक्ट कॉल करें अली जफर साहब को, डायरेक्ट कॉल करें शखावर साहब को, तमाम वकला को डायरेक्ट कॉल करें, नंबर लें, डायरेक्ट कॉल करें और उनसे ये कहें कि जी हम पीटीआई के हैं और हम चाहते हैं कि कोई आप बराह करम कोई 50 लोगों का आप उनका केस लड़ें या 100 लोगों का केस लड़ें। मतलब ये इस वक्त ये बहुत जरूरी है एक्सपर्ट पाकिस्तानियों के लिए, और मैं खुल के बात कर रहा हूं इन तमाम लोगों से, ये प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, ये पीटीआई में नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता पीटीआई का लॉयर कौन है, तो मतलब पीटीआई के लॉयर हैं लेकिन वो बहुत सौ के लॉयर हैं ना, मतलब वो मतलब है कि वो पीटीआई का भी केस लड़ रहे हैं तो नून का भी केस आएगा तो उसको भी लड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी के भी केस लड़ेंगे, तो वो ऐसा नहीं है, वो इमरान खान साहब के लॉयर हैं। तो आपने या इमरान खान जिसका कह देते हैं वो उसका मुकदमा लड़ते हैं। तो इशू ये है कि वो बाहर जो हमारे लोग हैं वो उन वकला से रब्ता करें और वो उन वकला से कहें कि जी हम इसकी 20 लोगों की या 50 लोगों का मुकदमा, जो भी आपकी फीस होगी वो हम आपको डायरेक्ट देंगे और आप काइंडली हमें नाम बता दें और हम फॉलो करते रहेंगे। ये एक्सपर्ट पाकिस्तानी बराह करम करें, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात मेरे लिए बड़ी जरूरी थी आज बात करना। उमर चीमा साहब की स्टोरी बड़ी मजेदार है, वक्त है भी ना, मैं ले लेता हूं, वक्त नहीं भी होगा तो मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करके ब्रेक पे जाएगा। उमर चीमा साहब ने स्टोरी लिखी है, वो कहते हैं कि पीटीआई के बहुत सारे, इसको शॉर्ट करता हूं, वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया फौजी तनसीबात पे, इसको हम दिखा सकें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है।
खती ये जियो पे खबर चल भी रही है, लेकिन ये खबर क्या है आप जरा देखें जी। साहब, एक आर्मी चीफ जनरल जंजुआ की पोती खदीजा शाह मफरूर है, अच्छा हमें पता है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक आगे ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहानी है कि जी वो उनके जो है वो उनके शौहर पुलिस के हिरासत में है, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी इस स्टोरी में फिर ये भी है आगे, इस जुमले पे कोई यहीं रोकिएगा, वो कहते हैं कि जी उनके शौहर जो हैं वो अपनी अहलिया की मुखबरी कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं लोकेशन, क्योंकि उनके ऊपर एक और केस बना हुआ है कि चेक बाउंस हुआ था शौहर का उनके। चलें, ये भी मसला एक ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और आती है कि वो जिस घर में छुपी हुई थी, वो जिस घर में उन्होंने पनाह ली हुई थी, वो जहांगीर तरीन साहब की साहबजादी का घर था। अच्छा, सही जी, जहांगीर तरीन साहब की, वो मेरे ख्याल से हम अगर दिखा जी, वो जिस, ये देखें, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस अपार्टमेंट में वो रोपोश थी, वो जहांगीर तरीन साहब की बेटी का था। अब जहांगीर तरीन साहब की बेटी जो है, हाँ, काबिल एहतराम, लेकिन उनका क्या ताल्लुक पीटीआई, बज़ाहिर आपको नेक्सस जो मैं कहता हूं ना, एक नेक्सस है इस मुल्क में। जहांगीर तरीन साहब ने अपने घर पे रखा हुआ है उनको, जो ज़ाहिरा के ताल्लुक। अच्छा, अब वो ज़ाहिरा के सलमान शाह साहब की साहबजादी हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस्सा क्या है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इस कहानी में कहीं जहांगीर तरीन साहब के साथी ओन चौधरी भी कूद गए। उन्होंने पुलिस से रब्ता किया कि भाई हमारी साडी गवर्नमेंट है ना, ओन चौधरी साहब, जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कहा साडी गवर्नमेंट है भाई। तो पुलिस से रब्ता किया तो कोशिशें नाकाम हो गई। कहानी हाँ, इसमें पीटीआई कहीं नहीं है, ये मैं दूसरी साइड की स्टोरी बता रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद, अच्छा, ओन चौधरी साहब पता नहीं इस पे जो भी हमारे, मैं तो अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि सलमान गनी जो है, इसमें चौधरी शुजात हुसैन फिर आ गए जी। इसमें चौधरी यानी पहले जहांगीर तरीन साहब आए, फिर इसमें चौधरी शुजात साहब आ गए, ठीक है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने आके, जहांगीर तरीन साहब ने मुश्किल घड़ी में कोशिश की, अच्छा, फिर ओन चौधरी आ गए, उनकी कोशिश नाकाम हो गई, फिर ये हुआ, फिर वो हो गया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पता चलता है कि जो अमीर लोग हैं, जो आपकी एलीट है, वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से वो राब्ते में रहती है। ये जो हमेशा मैं बात करता हूं ना, एलीट कैप्चर, ये किस तरह हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया जनाब कि जो चौधरी शुजात साहब भी कूद गए बीच में जी, क्योंकि वो खदीजा साहबा के निकाह में शामिल हुए थे। उन्होंने मदद की कोशिश की, उन्होंने कहा साडी गवर्नमेंट है, हाँ, ठीक है। 2 वजीर हैं उनके घर में, माशाल्लाह दोनों हमारे भाई हैं, लेकिन सुने आप, अच्छा, वो भी पीछे हट गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी कूद गए। अच्छा जी, अब उनके जो सुसर हैं सरमद अमीन जी, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के पुराने दोस्त हैं। अच्छा, उन्होंने भी कुछ मुलाकातें की उनसे, ठीक है। किससे मुलाकातें की? शहबाज शरीफ साहब से जी। और आखिरी मुलाकात कल रात को हुई, पीर को, आज मंगल है तो कल हुई जी। लेकिन शहबाज शरीफ भी मदद फराम नहीं कर सके, ठीक है। दबड़दूज हो गए सारे के सारे। सुने जरा, और उसमें फौज की तरफ से वाज़े हदायत, अब देखिए मॉनिटरिंग कहां तक हो रही है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं उनको छुड़ाने, जिनको यहां पर तकरीरें हो रही हैं ईवानों में कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, फलां कर वजीर खड़े हुए। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब, दोस्ती जाहिर है, दोस्ती पुरानी आ गई, पूरी हुकूमत की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन दोस्ती आ गई। अब वो दोस्ती के लिए किया, शहबाज शरीफ साहब भी रुक गए, वो भी नहीं छुड़ा सके। अच्छा, अब ये वो सिलसिला बनता है जो कि इस मुल्क में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इशू है, और पाकिस्तान जैसे कई मुल्कों का जी। आप कौन है, सामने वाला अपना नाम नहीं बताएगा आपको, वो अपना तारुफ ऐसे करवाएगा, मैं उसका बच्चा हूं तुम्हें नहीं पता, वो पुलिस वाले को थप्पड़ मारेगा, वो टीचर को भी थप्पड़ मार देगा। टीचर को तो कुछ समझेगा ही नहीं ना, वो उस्ताद की क्या हैसियत है, ये तो फजूल आदमी है। वो सड़क के ऊपर कोई रोकेगा, कांस्टेबल, कोई चौकीदार, कोई बंदा, मोहतरमा उतरेंगी गाड़ी से, मारना शुरू कर देंगी। क्यों मार रही हो? तारुफ ऐसे नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बीवी हूं, तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बच्ची हूं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, वो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करवाएंगी और मारना शुरू कर देंगे लोग सारे। ये लोग जमा हो जाएंगे, लोग कहेंगे मोहतरमा अंदर बैठे, तुम्हें नहीं पता, गालियां, ये वीडियोस आती हैं, बिल्कुल
तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बच्ची हूं, तुम्हें नहीं पता किसकी बीवी हूं। ये इस माशरे का अलमी है। यहां वो चीज खुल के सामने आ रही है कि जी अनटचेबल्स कि यानी एक उनकी पहचान ये बन गई। ये कैसे हो सकता है जी? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये कैसे हो सकता है कि उसके बच्चे को? क्यों नहीं हो सकता? इस मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? एक गरीब का बच्चे को आप पकड़ के ढूंढ दें और ये फलाना उसका जो कि बच्चा है, ये उसका चाचा मामा ताया उसके जानने वाले वो सारे जो है खानदान उधर बैठा हुआ है, तो आप उसको निकाल लें। उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसका ये है, उसके बच्चा 5 पासपोर्ट हैं मुल्कों के, फलाना डिमांड, उसको निकाल लें। बाकी लोगों को अंदर। ये मुल्क से क्यों गए लोग बाहर? ये जो डॉक्टर्स हैं अपना, ये जो अमेरिका में बैठे हैं या आप यूरोप, सारे लोग क्यों गए हुए हैं? आप जरा पूछिए इनसे। ये कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। जब जाते हैं यहां पर कोई चीज लगाते हैं, वो आधा पैसा खाया जाता है। बिल्कुल यही फिनोमेना है ना इमरान खान का। इमरान, वो मैं कह रहा हूं, प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर थिंकिंग है लोगों की कि ये स्टेटस को टूटना चाहिए था। अब अगर इमरान खान को तोड़ते नहीं तोड़ते, लेकिन पहले 9 मई वाजे करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, हुकूमत कहां गायब है? हुकूमत यहां पे उमर चीमा साहब, अच्छा सीसीटीवी फुटेज भी है वो जब जा रही है वहां से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर पाकिस्तान में ये सिस्टम एक, ये नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम? ज़ियाउल हक के दौर का भी नहीं है, ये भुट्टो साहब के दौर का सिस्टम है, आपको पता है। बिल्कुल इंतहाई काबिल एहतराम हमारे जाती ताल्लुकात हैं, लेकिन तारीख तो है ना। ज़हूर इलाही साहब का खानदान है, तो कब से है? शाह महमूद कुरैशी साहब का खानदान, मतलब क्या खानदान, क्या फिर उनके आगे साहब, ठीक है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ये इस मुल्क में नहीं हो रहा? क्या ये कहानी क्या बता रही है आपको? क्या ये आपस का नेक्सस नहीं बता रही? एक भाई पीपल्स पार्टी में, एक भाई नून में, एक को पीटीआई में डाल दो, एक को एक अदारे में भर्ती करा दो, एक को वकील बना दो, एक को बैंक में डाल दो, ऐशी को मजे करो बच्चे। नहीं, देखें इसको, यहां हमने ये खत्म हो गया किस्सा। ये सिस्टम सिर्फ ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं खत्म हुआ। ये इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात हैं, लेकिन इनके लिए ये हमारी अशराफिया है। लेकिन मैं इनके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, मैं नहीं करना चाह रहा। सर ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे वापस आके मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। गया या बचा सिस्टम, मुझे ये बता दें सिर्फ वापस से पहले। चलें ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, इंतहाई खतरनाक इंकशाफात कर रहे हैं इस वक्त। अभी सदाकत अब्बासी साहब को आना चाहिए सामने, या वजाहत करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं देखें, मैं ढके जो मैं अंदाज में जॉन बोल्टन और ये सारी बातें हैं कि एक शख्स का एक जहन के सब सही हैं और एक ही शख्स है, और जो मैं इसके पीछे है एक कहानी खुद ही आ जाएगी सामने। उनका कहना यह है कि अब फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं कि सदाकत अब्बासी और वासिक साहब को जो है वो ये था कि जीएचक्यू पे हमला करना है जी। ये बात अच्छा, अब इशू क्या, ये हमने इस्लामाबाद में बैठ के बातें नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी है। क्या हमने यहाँ पर इतने दिनों में, इतने महीनों में यहाँ पर खुसर पुसर, और यहाँ से डांडे मिलेंगे कहीं जाके। अल्लाह करे खैरियत से रहें इमरान रियाज, लेकिन यहाँ से कहीं से मामला इंशाल्लाह पहुँचेगा। इसी में से अरशद शरीफ की शहादत, ठीक है, इसके पीछे क्या गेम इसमें भी एक गेम, ठीक है जी जी, पूरा एक बयानिया बना है। अच्छा, उसमें जो है, अच्छा तो ये इसमें जो किरदार है, मैंने कहा ना इंटरनल आगे पीछे, बहरहाल अल्लाह ताला ने मुल्क को बचाया। ये पॉलिटिकल सिस्टम वैसे ही गिर चुका है। ये अभी देखें, अभी ब्रेक में मुझे बताया गया कि जो पीटीआई के उन्होंने कुछ लॉयर्स की खिदमत हासिल की हैं, लेकिन साथ ही क़यादत बड़ी तादाद में जो है वो या तो पार्टी छोड़ रही है या वो जेलों में। अब इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमें जो हैं वो पार्टी ने हायर तो किया था, लेकिन पैसे हमें नहीं दे रहे। तो वो कुछ वकला ऐसे हैं, खान साहब खुद देखें इसको, फ़ारूक हबीब साहब की जिम्मेदारी लगाएं, हमाद अजहर साहब की जिम्मेदारी लगाएं, या इसको, इस मामले को देखे कोई अली जफर साहब जिम्मा ले लें इसका, कोई अजहर सदीक साहब जिम्मा ले लें, कोई शख्सियत इसका जिम्मा ले ले इसको,
कि ये किस तरह से हो रहा है कि कुछ वकला जो हैं वो पार्टी की तरफ से भी उनको जो ओहदेदार हैं जो जेलों में हैं या जो छोड़ गए हैं वो कह रहे हैं हमने उनको पैसा दे दिया है, और वो फैमिली से कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दें क्योंकि हमें तो पार्टी ने नहीं दिया, तो वरना आपका बच्चा या बच्ची जो है जेल में पड़ी रहेगी। अब इसके ऊपर सियासत को एक तरफ करके आज़म नज़ीर तारड़ साहब से गुजारिश है वो इसमें इंटरवीन करें। इसमें गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, पार्टी से हट के पीपल्स पार्टी, मैंने कहा पॉलिटिक्स को जरा थोड़ा सा अगर एक गुजारिश है हाथ जोड़ के अगर साइड पे रख दें हुकूमत में, कि इसको ये देख लें कि जो इसमें यानी ये कैसे हो रहा है कि ख़ास लेवल के लोग रिहा हो रहे हैं और बाकी जो कारकुनान हैं उनके भी जो हैं वो कोई वकील तो हो ना उनका केस हो, उनके मुचलके जमा करवाने हैं, उनको कोई फॉलो करे, रियासत की तरफ से जिम्मेदारी लगे। ISPR से भी गुजारिश है, DG ISPR से, कि ये देखें कि ये किस तरह से हो रहा है कि वो इतनी बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं उनका केस जो है वो भी लॉयर्स हों जिनका कोई जिम्मा ले हुकूमत रियासत कोई भी, और उनके केसेस को भी मतलब वो पड़े हुए हैं तो उनको पड़े हुए हैं। और यहाँ पर कफन चुरा लेते हैं लोग, यानी वो बेचारे परेशान हाल हैं उनके ख़ानदान वाले, अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ है लेकिन उनके वकील खार उतार रहे हैं। अजीब मसला है। ओ भाई कोई खुदा खौफी है इस मुल्क में। एनीवे ये अच्छा, अब ये जो मैंने स्टोरी देखी है ना ये वाली, इसमें ये शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते थे, इसमें उस्मान बुज़दार भी हो सकते थे, इसमें इमरान खान भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था इसमें, कोई भी। लेकिन आप नेक्सस देखें ना आपस का, ताल्लुकात हैं सर। नहीं यही तो इस मुल्क का अलमिया ये है, इस मुल्क का अलमिया ये है। एक भाई पीपल्स पार्टी में, एक भाई जो है वो नून में, एक भाई उनके, अच्छा बच्चों ने करना ही कुछ नहीं, बच्चों ने एक काम करना है, पढ़ाई लिखाई किए बगैर उन्होंने इम्तिहान पास करना है, बाहर चले जाना है, बाहर जाके बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पैसे देके उन्होंने जाहिर है कि पढ़ाई लिखाई कर लेनी है, डिग्रियां लेनी है, उसके बाद वापस आने या वहीं रह जाना है या वापस आके यहाँ पे राज करना है। भाई मसला ये है कि ये आपको स्टोरी बताई, यहां पर कोई पॉलिटिकल आपस में खानदान है, वो उसकी वो है, वो उधर बच्ची का रिश्ता हुआ है, उधर बच्चे का रिश्ता हुआ है, उधर खाला उधर है तो मामू उधर है तो सास उधर है, वो भाई। और ये रोज मंजर आते हैं, रोज ये मंजर आते हैं हमारे सामने के आदमी इंट्रोड्यूस, यानी कई दफा मैंने यहां देखा है, और ये मैं अपनी क्या बात करूं, ये लोगों का इत्तेफाक है, ये आम लोगों का अलमिया है। बच्चियां जा रही हैं सड़क पे कॉलेजों की, और वो गाड़ी गुजरी और लफंगे, और वो जो है जनाब उनके कपड़ों पे छींटे उड़ाते हुए चले गए। वो बच्चियां स्कूल जा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो सफेद यूनिफॉर्म गंदे क्या लगा रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि आपको तुम्हें नहीं पता मैं किसका बच्चा हूं। अच्छा फिर वो उनके साथ एक गैंग बन जाता है। हम भी इसी मुल्क में, हमने भी जब गैंग बन जाता है, यार इसके पास बड़े पैसे हैं, यार इसके पास बड़ा ये है, वो आइस पे लगा दिया, नशे पे लगा दिया, जराइम पे लगा दिया, गुर्बत बढ़ रही है, सोशल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें, कोई गेम करके पैसे बना रहा है, उनको नहीं पता कि आधी मेरे ख्याल से 80% लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन है, यानी सिर्फ करेंसी है और कुछ होता ही नहीं है ये आपकी इसमें ब्लॉकचेन में। ये ब्लॉकचेन में उनको नहीं पता कि ब्लॉकचेन का कोई ताल्लुक जो है Web3 से है, या ब्लॉकचेन का ताल्लुक इथेरियम कुछ और चीज है, या वो कहते हैं इसमें से स्मगलिंग ही होती है। और 3 साल पहले तो इस मुल्क के सबसे बड़े जो जज साहब थे वो कह रहे थे कि 1 मिनट कौन सा कॉइन होता है, मैंने कहा बिटकॉइन होता है, कहते कौन सा, जेब से निकालें जरा, छोड़ने उस वाक्य को। बारा इशू ये है कि ये यहां पर ये स्टोरी ये अलमिया है, इमरान खान साहब की सोच है, एक उनका इनको नजरिया है। सवाल ये है कि उस 2 इशू यहां पे खड़े हैं। पहला तो ये कि वो छोड़ दें, प्रोजेक्ट था क्या था वो था नहीं, उससे पहले भी एक थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, इस मुल्क में मरूसी सियासत देखिए, मैं बेनजीर भुट्टो को मरूसी सियासत नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल मरूसी सियासत नहीं कह रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं, जो लोग मिले हैं उनसे, भुट्टो साहब से हटके उनकी हैसियत थी, भुट्टो साहब से हटके उनकी इंडिविजुअल हैसियत थी, अब शख्सियत थी, बिल्कुल थी। इंडिया में हो रहा है ना प्रॉब्लम, इंडिया में है ना मसला, इंदिरा गांधी के बाद जो है वो एक आया है ना प्रॉब्लम। तो इशू ये है कि आप अब देखना है कि बिलावल आगे करते ही नहीं करते, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा की एक शख्सियत जो बेनजीर सुने, इशू ये है सारा। लेकिन ये जो गली मोहल्ले में शुरू हो गया है,
तुम्हें नहीं पता मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं? अच्छा, जो बाकी जो सरकारी स्कूलों में पढ़े, जो वजारत तालीम है जिनके पास, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। मतलब वो पास फटकते नहीं है, अपने बच्चे उनके पढ़ते हैं कहीं पता नहीं कौन सी जगहों पे दुनिया में। और वो जनाब वजीर तालीम इस मुल्क के, जो वजीर सेहत हैं, उनका इलाज कराना हो बाहर जनाब। सर मुझे बताएं, ये चीज तोड़नी थी इमरान खान को, और ये प्रॉपर एक नजरिया है जी। बहुत शुक्रिया। यानी अगर कोई कहे ना कि ये नजरिया नहीं है, यही तो नजरिया है कि आपने उस स्टेटस को तोड़ना था और अब वादा आगे किया तोड़ते था हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, वो आगे उनके कौन सी उनकी टीम आती है। और सबसे पहले ये 9 मई का मामला जी, इसमें और लोग थे सर पीटीआई से, इंशाल्लाह मगर आने वाले कौन से दिनों लोग में थे, मजीद क्लैरिटी आएगी इसमें उन्हीं के लिए इंशाल्लाह। टिकटिकियां सज रही हैं ना। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के दूंगा, सबक ख्याल रखिएगा।